आज लेक्चर नंबर कौन सा? 80 है ना? चलिए शुरू करें क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो इस गुड मॉर्निंग के साथ एक अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ सीखेंगे, ठीक है? और आप याद रखिएगा ये वाली टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक? परिभाषा नहीं, न्यूमेरिकल आते हैं इससे, पर जानना तो जरूरी है सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। आज है प्रतिशत संघटन और कुछ फॉर्मूले या सूत्र क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेना। अब इन चीजों को जानने के लिए एक बात समझो, जैसे प्रतिशत। अब यहां पर बेटा एक बात होता है कि प्रतिशत कैसे निकालते हो आपको पता होगा। प्रतिशत निकालने के लिए जिस वैल्यू का प्रतिशत निकालते हैं उस वैल्यू को यहां पे रखते हैं, उनको 100 से गुणा कर देते हैं और फिर टोटल से भाग दे देते हैं। यही कहानी है ना? यही है ना? यही तो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। अब सर इसको 10th में पढ़ लिया, 11th में क्या करेंगे? देखते हैं क्या चीज़ है। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे H2O है पानी, तो पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का प्रतिशत क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? यहां पर अब मैंने बोला कि हाइड्रोजन का क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो आपको पता नहीं हाइड्रोजन कैसे है? 2 हाइड्रोजन है, बोलो। तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 परमाणु भार इंटू 2, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होगा, बोलो। तो हम इसका अणुभार जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? अणुभार। H2O का अणुभार क्या होगा? H2O का अणुभार होता है, यहां पर गलत जगह लिख रहा हूं तो गलत जगह नहीं मिल रहा है मुझे। चलिए थोड़ा सा यहां पे लिखना शुरू करता हूं। H2O का अणुभार क्या है? अणुभार भैया आप जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 हाइड्रोजन कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन तो 1 ही है, तो ये हो गया 2 धन 16 यानी कि 18। अब मुझे ये पता चला कि इसका कुल अणुभार कितना है? 18। उसमें मैं हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना चाहता हूं, तो सीधे से मतलब हाइड्रोजन इसमें कितना ग्राम है? 2 गुणा 100 बटा टोटल 18, ठीक है? तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि पानी में H2O में हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत या हाइड्रोजन का प्रतिशत याद करना। क्लियर हो गया? अब ये कैलकुलेशन करोगे, निकल गया, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। अब आसान लग गया? तो ऐसे ही काम करना है हमको, ठीक? समझ में आ गया? यही बात हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। ये याद है ना? क्योंकि आपको पता है इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकता। याद हो गया सबको? पूछूंगा? हाँ, तो पूछो तब झटका नहीं खाना। मतलब मैं रोज बोल रहा हूं कि याद हो गया है। अब ये मेरे को विश्वास है, आपको विश्वास है, पर अपने दोस्त से पूछिए। मुझे पूछो ना यार, मैं बता रहा हूं कि सही गलत हो रहा है कि नहीं, मैं याद है कि मुझे नहीं। ये चेक करो, रात ये पूरा साल चेक करो। ऐसा नहीं बोलूंगा, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक अपने आप को चेक करते रहना, इतने में ही। एक आध बढ़ाना हो तो अपनी मर्जी से बढ़ा लेना, अलग बात है, ठीक है? लेकिन इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक? यानी कॉलेज में भी जाओगे ना तो पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे, हाँ यार मुझे याद तो है, बहुत सारी चीज़ जानता हूँ मैं, बिना डर के नहीं। चलो क्लियर है? ये याद है ना? पक्का? पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो बेटा, अब सवाल ये होता है कि प्रतिशत संघटन क्या होगा? परसेंटेज कंपोजिशन। यहां इस लाइन पे ध्यान दो। किसी यौगिक में उनके संगठन तत्वों के द्रव्यमानों का प्रतिशत मात्रा क्या कहलाता है? प्रतिशत संघटन कहलाता है। किसी भी यौगिक में उनके किसी तत्व का द्रव्यमान में अणुभार के अनुसार देखें तो उसके द्रव्यमान का प्रतिशत
जो होगा क्या कहलाता है? प्रतिशत संघटन कहलाता है। मैंने अभी समझाया था। तो किसी भी यौगिक में उसकी द्रव्यमान, मतलब अगर अणुभार हमको पता है, तत्व के बारे में पता है, परमाणु भार पता है, तो हम इनको याद कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए प्रतिशत संघटन निकालने का? इसका सूत्र देखें कैसे निकाला जाता है। ये नहीं समझ में आया तो छोड़िए ना, बात आपके दिमाग में आना चाहिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी उसके पूरे द्रव्यमान में, अणु के द्रव्यमान में उनके किसी तत्व का द्रव्यमान का प्रतिशत कितना, यानी कि 100 में वो कितना ग्राम है प्रति 100 द्रव्यमान में। समझ रहे हैं ना, किसी भी पदार्थ के प्रति 100 ग्राम में कितना द्रव्यमान किसी एक तत्व का है, वो उसका प्रतिशत द्रव्यमान कहलाता है। प्रति 100 मतलब क्या हुआ? मैंने 100 ग्राम मान लो पानी लिया, ठीक है, तो पानी तो पूरा 100 ग्राम है, पर उसमें हाइड्रोजन कितना द्रव्यमान है, ऑक्सीजन कितना द्रव्यमान है, ये बताना है बस। समझ में आ गई? तो किसी तत्व के किसी यौगिक में, किसी यौगिक के में उसके 100 ग्राम में उस तत्व का द्रव्यमान, सिंपल सा तरीका है। अगर हम सिंपल परिभाषा करें तो, वैज्ञानिक परिभाषा ना करें तो, ठीक है, और दोनों का मतलब सेम है। तो कैसे निकाला जाएगा तत्व का प्रतिशत? कितना होगा? तो यहां पर देखेंगे तत्व का कुल परमाणु भार इंटू 100 हो गया, ये हुआ। तो उस यौगिक का कुल भार को हम क्या कहते हैं? अणुभार कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अणुभार, या आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब तो समझ में आ गया ना? तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो प्रतिशत बराबर, शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखो? प्रतिशत किसी भी तत्व का निकालना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, सम ऑफ ए इंटू 100 बाई एम, हो गया ना शॉर्ट में? सम ए का, ए के द्रव्यमानों का, या ए मतलब क्या होता है? परमाणु भार। याद है ना आपको? ए परमाणु भार होता है, याद है ना, मैं बताया था। तो ए क्या होता है? परमाणु भार। तो परमाणु भार टोटल कितना है? अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। उदाहरण जैसे मैंने अभी पहले दिया था, H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो क्या करोगे? सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसके अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ये तो आपको कहीं पर कुछ नहीं दिया जाएगा, यौगिक का सूत्र दिया जाएगा और आपको यहां पर परमाणु भार नहीं बताया जाएगा, वो आपके दिमाग के अंदर है। उनको पता है कि इतने तत्वों का परमाणु भार एक बच्चे को याद रहता है, और दे दिया गया है प्रश्न में कि ये प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु भार इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, तो समझ लेना, उनको थैंक यू बोल देना। और ये भी समझ लेना कि आपसे जो गधे स्टूडेंट हैं उनको फायदा हो गया, तो आपकी होशियारी होने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? तो या फिर आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये प्रश्न तो मैं बना सकता हूं, ये सब भी बना सकते हैं, मजा नहीं आ रहा यार। तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में इजी प्रश्न आने के भगवान से कभी दुआ मत करना, क्योंकि तभी आपकी क्वालिटी आपके लिए बेहतर होगा। समझ रहे हो ना? जिंदगी आसान हो बेटा, प्रैक्टिस कठिन भले हो जाए। प्रैक्टिस कठिन है और जिंदगी आसान है तो बड़ा आसान हो जाएगा जिंदगी। लेकिन अगर जिंदगी कठिन है, प्रैक्टिस सरल है, तो जिंदगी जीना आसान नहीं है। लोगों को देखिए कि कितने लोग परेशान हो जाते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं, जिंदगी उनके लिए बहुत कठिन है। ठीक है? तो मैंने क्या कहा? प्रैक्टिस भले कठिन हो, जैसे कार चलाना भले अलग अलग तरीके से, अलग अलग वो उन्होंने सामने वाले ने सिखाया आपको, ऐसे भी चलाओ, वैसे भी चलाओ, अरे यार इससे ऐसे कौन चलाता है यार, तुमने उसको झल्लाया। लेकिन अगर जब आप कहीं शहर में जाओगे, कहीं किसी दूसरे शहर में जाओगे, अनजान शहरों में जाओगे, तो हर जगह के अलग अलग तरीके हैं। मुंबई में कार चलाना बहुत आसान है, बहुत ट्रैफिक, भर के ट्रैफिक, फिर भी बहुत आसान। दिल्ली में चलाना सर दर्द है एकदम,
समझ रहे हो ना? वहां के लोग बड़ा अजीब तरह से चलाते हैं, ठीक है। मुंबई में कार पार्किंग बहुत आसान है, दिल्ली में कार पार्किंग भी एक तरह से आसान है ही हल्का सा, भिलाई में कार पार्किंग बहुत कठिन है। अब बोले सर कैसे? देख लो करके, अभी तब पता चलेगा। दुर्ग में कार स्टैंड करके कहीं पे रख दी है ना, तो 90% चांस है कि गलत जगह ठोकेगा इधर। अब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया इधर कैसे ठोकता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे कार का। अब ऐसे कैसे ठोकेगा मेरे को बताओ? मैं ऐसे खड़ा हूं, कोई आदमी या तो पीछे से मारेगा, यहां पे मारेगा, है ना, या फिर सामने से ठोकेगा। ऐसे कैसे ठोकेगा बताओ मेरे को? कोई तरीका है ठोकने का? मैं बताऊं क्यों ठोकता है ऐसे? क्योंकि वहां पे ई रिक्शा वाले। तो मैंने क्या कहा, मैं कार का एग्जांपल दिया आपकी लाइफ के लिए। तो हर वो चीज जो आपके परेशानी का बाद में क्रिएट होता है, वो अगर आपके प्रैक्टिस और आपके सीखने के टाइम पे वो कठिनाई से अगर आप चले जाओ। अच्छा, मैं अपने बेटे के बारे में बताता हूं। उन्होंने कार चलाने की बात बोला, तो मैं बोला ठीक है मैं सिखा देता हूं। उनको सिखाया, क्या सिखाया पता है? इतना स्लो चलाओ कि तुमको लगे कि तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है। ये कोई चलाना है यार? पहली बात। दूसरी बात, उनको सीधा पर रिवर्स मारो। फिर मैं बोला यहां पे पार करो। बोले चलाना क्या है? तो उनका रनिंग नहीं, रनिंग चलाना नहीं होता, जैसे 10 बार घुमाते रहते ना लोग कार, वो नहीं है। आपको यह समझना है कि किस जगह पर क्या मुझे मूव करना है। मैं यहां पे एक ठो वो क्या बोलते हैं, वो डिस्पोजल ग्लास आते हैं ना, उसको ले जाता था यहां पे, और इन दोनों के बीच से निकालो। अब इससे क्या फायदा हुआ उसको? कि वो एक्यूरेसी में जाएगा, वो जब भी कहीं चलाएगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया? वो पहले दिन से ये ट्रेनिंग ये थी कि एक्यूरेसी में चलाइए, धीरे चलाइए, कोई परेशानी नहीं है। लोग स्पीड को, तो क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज एक टीचर कैसे उसको मैनेज करता है, वही बात मैं तुम्हारे साथ बोल रहा हूं कि यहां पर वही मैनेज कर रहा हूं कि कैसे चीजों को समझें। तो सीखने की जो पारी है ना, तो हमेशा याद रखना, एग्जाम ये ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान करे ऐसी कठिनाई आए कि कोई भी निकल ना सके, मैं निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि उन कठिनाइयों से मैं जूझ चुका हूं, मैं उस कठिनाइयों को से निकलना जानता हूं। समझ रहे हो? क्योंकि यही है जिंदगी का काम, कंपटीशन। आपने देखा होगा कि जीवन में जो कंपटीशन में पास हो गया, वही जंगल में जिंदा रहता है, रोज कंपटीशन, ठीक। तो ये बात यहां पर भी लागू होती है। चलो आंसर तो दे सकते हो आप, बोलो सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आपको याद है ना? क्या लिखते हैं? m ऑफ H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 2 धन 16, यानी कि हो गया 18। ये पूरी बातें आपको बता चुका है। अब अणुभार निकालेंगे तो पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगा। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान ये है ना, तो 2 गुणा 100 बटा टोटल कितना है बेटा? 18। हो गया क्लियर? यही है, सिंपल, कुछ नहीं है। और ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं? ये तरीका होगा, कितना है? 16 गुणा 100 बटा, अब कैलकुलेट कर लो कितना आता है, बता दो मुझे। तो अब समझ में आ गया प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाएगा। तो यहां पर क्या मिला, हाइड्रोजन का प्रतिशत और ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है उसे बताना होता है। किसी भी यौगिक में उनमें जो जो तत्व होते हैं उनके प्रतिशत निकालना होता है। तो चलिए कितना आएगा, बोलो? 2/9। तो 2/9 कितना होगा? 100/9 कितना होगा? 11.11। कितना आया? 11.11। ये प्रतिशत हुआ इसका। तो इसका कितना होगा, उसी को माइनस कर दो 100 से, और क्या? इसका 88.88, ठीक है। अब ऐसा क्यों? चलिए ठीक है, हो गया इसके परसेंटेज क्लियर, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक बात है कि सर मुझे ये पता है, एक का मैंने निकाला, गुणा भाग करना ज्यादा कठिन होता है, जोड़ना घटाना सबसे आसान होता है ना। तो आप चाहो तो यहां पर एक तत्व का पता चल गया और एक ही तत्व का बचा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यहां पे दे देता हूं, ऑक्सीजन का प्रतिशत 100 माइनस 11.11, तो क्या हो जाएगा? 88.88 कुछ आएगा, ठीक है। 8 9
परसेंट, ठीक है, इतना ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सेम चीज। तो दो तरीका समझ में आया, या तो आप यही तरीका अपनाओ, आपका दिमाग काम नहीं करेगा नेक्स्ट में तो, और काम करता है तो फिर डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, कोई नहीं बोलेगा आपको कि सर ऐसे क्यों आपने किया, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आगे आगे देखता हूं, और प्रश्न दे रहा हूं, इसको आप लोग बना के दिखाओगे क्या? दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड में तत्वों का प्रतिशत संघटन बताइए। तो अच्छा एक मिनट, यहां पर मैं आंसर कैसे लिखूंगा? अर्थात H2O में तत्वों का प्रतिशत संघटन कंपोजिशन कितना होगा? हाइड्रोजन कितना लिखे थे हम लोग, कितना प्राप्त किए थे? 11.11%, और ऑक्सीजन का कितना था? 88.89%। कुछ भी कर लो ना बेटा, यहाँ पर देखो 100.00, हाँ हो सकता है, देखो कैसे 11.11, इसमें कितना होगा? 10 में 1 गया 9, 10 में 2 गया, 10 में 1, फिर ये 2 गया, कितना आएगा? अरे 8 सॉरी, कितना आएगा? 8 में 2 कैसे लिख दिया? 8, फिर इसमें कितना आएगा? 8, इसमें कितना आएगा? 8, ये तो कट गया है ना, मतलब देखिए ठीक है ना, 88.888888 आ रहा है ना, तो राउंड अप नंबर, पीछे के नंबर को हटाना सीखियो ना कभी, हाँ तो राउंड अप नंबर 10 में रोके, हाँ वैसे कुछ आएगा, 1-2 आएगा, हाँ 1-2 कैसे आएगा? 1-1-1 है तो राउंड ऑफ नंबर जिस दिन बताऊंगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। राउंड ऑफ नंबर कुछ एक दिनों में बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, वो भी आपके चैप्टर में, कोर्स में। राउंड ऑफ नंबर का मतलब ये होता है 8 दशमलव, चल मैं लिखता हूं यहां पे, मेरे पास एक नंबर है 823.76 या 21, दशमलव के बाद के मैं अगर एक अंक को हटाना चाहता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 823 पॉइंट, क्योंकि जितना ज़्यादा उधर रहेगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन खराब कर लगता है और बोलना भी आसान नहीं है, तो हमें इस चीज़ को हटाना पड़ सकता है। तो हमने अगर इसको हटाएंगे तो कितना नंबर है? 1 है ना, तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बस इसको, तो कितना हुआ? 7, 6, 2। इसको भी अगर हटाना चाहते हो तो 823.76 लिख सकते हो, ठीक है। अब 5 से बड़ा है, हटाना है इसको मुझे, तो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 823.8, हटाएंगे इसको, लेकिन पीछे जो जिसको रख रहे हैं उसमें 1 जोड़ देंगे, ये सिस्टम है। तो यहां पर क्या था आपको पता है? यहां पर 1 आ रहा है, 11.11111 जा रहा है, तो 1 को हटाना है हमको, तो फिर छोड़ना आसान हो गया, उसके लिए कुछ भी जोड़ना नहीं। लेकिन यहां पर क्या आ रहा था? 8888 आ रहा था रेगुलरली, तब क्या होता है? तब उस पीछे वाले 8 को हटाने के लिए हमने 1 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये वाला चीज याद हो गया, समझ में? 5 से छोटा हो तो हाँ वही नंबर रहेगा, और 5 से बड़ा होगा तो हाँ, और जब 5 होगा तो सिस्टम रहता है, वो फिर मैं अभी नहीं बताऊंगा। हाँ उसका विषम सम वाला होता है। अगर 5 ही है मान लेते हैं, चलो वो भी जानना चाहते हो तो वो बता दे, तो छोटी सी बात है यार, बड़ी चीज थोड़ी है। चलो 823 पॉइंट जो है, मैं सिम लिख रहा हूं, 7245 है, ये 5 है, 5 ही है, और यहां पर नंबर कितना है? 4, और 4 कैसा है? सम संख्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, तब क्या करेंगे? 5 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर लिखे 823.435 है, चलो तो 5 को हटाना चाहते हैं, तो ये कैसी संख्या है? ये वाली विषम है, कितना आसान है ना, विषम है, तो क्या करेंगे? 823 विषम है ना ये, तो बढ़ाएंगे उसको, विषम में 1 जोड़ देंगे। इसको मिटा दूंगा कि रहने देना है? मिटा दूं ना, क्लियर हो गया ना, याद?
अब ये होता है राउंड ऑफ नंबर बोलते हैं हम लोग। अब मुझे लगता है कि मैं इस पॉइंट को मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है स्पेशली, तो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके 11th के कोर्स में है, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ये। ठीक है, चलिए। हाँ फिजिक्स में भी होगा, हाँ फिजिक्स में भी होगा, क्यों नहीं है, ये छोटी क्लासेस में भी पढ़े होगा, इन लोगों को पढ़े हो ना। हाँ चलो ये बताओ ना, ये तो हो गया। मैंने दूसरा प्रश्न आपको दिया है, उसको सॉल्व करो ना। प्रश्न क्या था? CO2 में तत्वों का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। चलो निकाल लोगे, बोलो इस। हाँ चलो करो करो, सिंपल है। और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। देखो यार कौन क्या कर रहा है बेटा, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। सब कुछ तुम्हारे हाथों में। एक आदमी बोलता है साधु के पास, बताओ तुम बड़े ज्ञानवान हो तो मेरे हाथ में क्या है? तो बोलता है कि सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारी मर्जी से है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो वही कहानी तुम्हारे साथ है। ठीक है, तुम लोग उसको बनाओ, जब तक मैं होमवर्क दे रहा हूं यहां पे, इसको कर लेना। चलो ये ऐसा है, मैं कुछ बता रहा हूं ना बेटा आपको। ये आपका सब होमवर्क है। ठीक, कर लेंगे आप लोग। तो पहला वाला तो बन ही रहा होगा, बन गया। कितना कितना है? आ गया? कितना है? सॉल्व करते समय क्या करना होता है आपको? CO2 का अणुभार ज्ञात करेंगे, m ऑफ CO2। तो कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 गुना 2 तो कितना हुआ 12 धन 32 बराबर कितना 44 AMU। चलिए साहब, हमें क्या करना है? कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का प्रतिशत कितना है इसमें? तो कितना होगा 12 गुना 100 बटा 44। गुणा भाग कर सकते हैं तो कर लीजिए,
क्या होगा, आधा कर लो ना सीधे जाता सर, 2 छक्के 2 22 11 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 300/11 कर लीजिए आप। ठीक है, अब आसान हो जाएगा। 11 2 नहीं जाएगा, 11 3 नहीं जाएगा, हाँ तो क्या आएगा 27.27%। परसेंट लगा रहे हो ना, हाँ परसेंट का साइन लगाना है। अब मुझे ऑक्सीजन का पता लगाना है, तो या तो मैं सेम कैलकुलेशन सेम टाइप का करूंगा या दूसरा। इसमें किसका पूछा है, सबका लिखा, प्रोसेस सबका बनाना पड़ेगा। तो और इसमें ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत इज इक्वल टू 100 माइनस कार्बन का प्रतिशत, तो 100 माइनस 27.27 है ना, तो कितना आया, कितना 72.73 है ना, है नहीं। चलिए समझ में आया बेटा, कोई कठिन काम नहीं है। हम तो यहाँ तो बड़े आसान आसान लग रहे हैं, सब आसान है, इसके बाद सब कुछ आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए रहेगा। घर में जाने के बाद जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करना है। हो गया ना, आपसे समझ में आ रहा है आपको, अणुभार निकालने आ जा रहा है, हाँ ठीक, अणुभार निकालना इनको बता देना बेटा ना, जिसको भी नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक, चले आगे चले। आपका एडमिशन हो गया क्या? हाँ, ये इसलिए बोल रहा था कि अगर एडमिशन चालू हो जाएगा तो आपका ऐप भी चालू हो जाएगा, तो मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ लेना है पहले से। तो मेरी क्लास में आने पर एक ही क्लास है आपको पढ़ना है, 1-2 क्लास, वो अगर समझ में आ गया तो पूरी चीज़ समझ में आएगी आपको। ठीक है, वो कर लेना। चलो, ये आपका होमवर्क है, बाद में नोट करोगे, अभी नोट करोगे? अभी कर लो। देखो अभी करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। और ये तो आपको मिल ही जाता है ना, स्लाइड मिल जाता है ना, तो घर में कर लेना और पूरा होमवर्क करके लाना बेटा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं भर भर के होमवर्क देता हूं, लेकिन अभी कम दे रहा हूं। और होमवर्क देने का मतलब ये नहीं होता कि आपके लिए बर्डन है वो, होमवर्क का मतलब है थोड़ा सा मजा है, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं करना, होमवर्क बनाओ, दिमाग में सब कुछ आ गया। क्या हुआ, जल्दी जल्दी नोट कर ले रही है। इसको बोलते हैं चट्टी। है ना, क्या बोलते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बेटा, ऐप नहीं चल रहा है, क्यों? अच्छा देखो भैया, बाद में मत करना। चलो हो गया, मैं अब चट्टी बोला मतलब मजाक से बोला ना, अभी उसको ये उसमें सीरियस है हर चीज में। हाँ एक बात बताता हूँ बेटा, हर वो चीज जिसे मजाक से बोली जाती है बुरा उसी से लगता है, याद रखना। तो बुरा लगने वाले वो लोग होते हैं जिसको बोलते हैं ना, वो मजा नहीं लेना चाहते लाइफ का, है कि नहीं है। तो हमेशा याद रखना, दोस्त यार टीचर मम्मी पापा ये सब ना आपके बुरा नहीं चाहते हैं, पर आपके साथ मजाक जरूर करेंगे। ठीक है, तो उस मजाक को आप भी मजाक में उड़ा दिया करना, लेकिन चिढ़ाना मत भैया ना किसी को। अब उसको बार बार वही बोलूंगा तो क्या होगा कि वो फिर वो बुरा वाली बता जाएगा, है नहीं। चलो आगे चले। चलो बेटा, हम आपको आज, अच्छा मैं यहां पर लिखा हुआ डायरेक्ट दे रहा हूं, सुन मेरी बात। सूत्र क्या होते हैं यौगिकों में, हम सूत्र शब्द बोलते हैं ना, फॉर्मूला। फॉर्मूला जैसे मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। मैं मीथेन बोल रहा हूं और हमने उसको लिख दिया CH4। हमने शक्कर बोला, इंग्लिश में सुक्रोज बोलते हैं, हमने लिख दिया C12H22O11। ग्लूकोज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। आपस में बात करोगे बेटा, मेरी बात नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ग्लूकोज, यूरिया, अभी यूरिया लिखा था, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2COH4, कैसे भी लिखो, या ये भी लिख सकते हैं CnOH4।
पर ये सिर्फ अणुसूत्र हुआ, तो फिलहाल ऐसा नहीं लिखना चाहिए, हमें जो लिखा है हमने वही लिखना चाहिए। चलिए बात करते हैं। मीथेन कहने से क्या नजर आता है? मीथेन एक पदार्थ है, गैस है, लेकिन उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती है कि वो किससे बना हुआ है, किन तत्वों से बना हुआ है, और उन तत्वों का संगठन क्या है। नहीं, लेकिन अगर हमने उसका फॉर्मूला बोला तो क्या पता चल गया उसमें किन चीजों से बना हुआ है। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होना जरूरी है? 4, तब वो मीथेन बनेगा। तो यही बात होता है, किसी भी कंपाउंड को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना सूत्र कहलाता है। यहां पर हमने क्या लिखा है? प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है। प्रतीक मतलब होता है सिंबल। सिंबल ही तो है ना। सिंबल का ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की संगठन को दर्शाता है। तो यही बात हमने यहां पर लिखा है, अणु को दर्शाता है, किसी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है। तो ये सिर्फ एक अणु को प्रदर्शित करता है। एक अणु में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। सूत्र के प्रकार। हमने मीथेन तो लिख दिया, अब या फिर हमने यहां पर लिख दिया है शक्कर, लिख दिया है ग्लूकोज, लिख दिया है। अब यहां पर एक और दे देता हूं, सिरका। जानते हो ना सिरका? अब तो सभी यूज करने लगे हैं। एसिटिक एसिड, ये होता है CH3COOH। बेंजीन, बेंजीन C6H6। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से सिंपल हम बात करते हैं। इस तरह से एक प्रतीकों का समूह है जो किसी उस यौगिक के एक अणु को दर्शाता है। अब सूत्र कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं किसी कंपाउंड का, वो हम बात करेंगे। तो इनके प्रकार, पहला होता है, मैं यहीं पे लिख दूं, पहला प्रकार है अणुसूत्र। याद करते जाना ना बेटा। मैं आपको जैसे हम लोग मैं ऐसे बोलता हूं इस शब्द को, मेरे घर में मेहमान आया है ना, उसको बैठाता हूं, मैं किचन चले जाता हूं। ठीक है, चाय बना के लाता हूं, कुछ भी खाने पीने का बना के लाता हूं, पूरा बनाने में लग जाता हूं, फिर उसके बाद ला के देता हूं। बताइए कैसे? तब तक वो बेचारा टाइम बर्बाद कर रहा है, किसी खास काम से आया हो तो। आपका दिमाग उस आदमी का क्या हुआ? वैसे भी खराब नहीं लगेगा, मैं काम से आया हूं कुछ, फिर मैं चले जाऊं। नहीं, आपको तो कुछ खा के जाना ही होगा, किचन चला गया। समझ रहे हो बात? ऐसे ही ये यहां पे कह रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, जब आपको सिखाने लग रहा हूं, तो आप फिर अपनी किचन कॉपी में मत जाइए। अब समझ में आ रही बातें? उस टाइम आप इस चीज में कॉन्सेंट्रेट करिए। जब वो पढ़ा लूं, क्योंकि आपको तो मैं बढ़िया, आपको देने के लिए बढ़िया तरीका ना, मैं चाय, मैं क्या करूं, मेरे घर आया था वो उसके साथ अच्छे से बात किया, जब वो घर चला गया तो उसके घर चाय बिस्किट भिजवा दिया मैंने मेरे यहाँ काम करने वाला। ये कहानी अलग हो गई, पर कुछ ऐसा सोचिए कि मैंने उसको बाद में भिजवा दिया। बोले यार क्या आदमी यार, मेरा भी टाइम बचाया, उसका भी टाइम बचाया, लेकिन चाय देना था वो दिया ही, ला के दिया। समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा हम पढ़ाई करेंगे, है ना। जो चीज संभव नहीं था उसको संभव करें। मैं बोलूंगा अभी मत लिखो, घर में लिख लेना, तो वो संभव है हमारे पास, तो हम भी वैसा कुछ बनवा देंगे, कुरियर लगवा देंगे उसके लिए, चाय और बिस्किट के लिए। क्यों, सही है ना? तो ये एक टेक्निक यूज करो। तो अच्छा, मैंने फोन कर दिया यार वो होटल वाले को, यार एक काम करना, वो रामनाथ आया था, उसके यहाँ चाय और बिस्किट भेज देना यार, है ना। जैसे वो घर पहुंचता है, चाय और बिस्किट उसके सामने, अपनी वाइफ को थैंक यू बोला। अरे मेरे क्या थैंक यू, जिसके अगर गए तो उसकी चाय आपके यहाँ मिली है ऐसे करके। ठीक है, तो ये वैसे ही हम पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, हम पूरी बात करें, खुल के बात करें, क्योंकि हमारे पास समय है। अच्छा, लिखोगे समय कम हो जाएगा, तो घर में लगाओ उस चीज को, तो आपको याद दोबारा लिखोगे पूरी दोबारा याद आ जाती है ना, पूरी बातें आती ना। तो ये देख लीजिए, अणुसूत्र, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, दूसरा है, याद हो रहा है ना, एक प्रकार का सूत्र होता है अणुसूत्र, दूसरा होता है अणुसूत्र, दूसरा होता है मूलानुपाती सूत्र।
मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, इसको कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करना है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले हो। एम्पिरिकल ठीक है बेटा, पहला हुआ अणुसूत्र, दूसरा हुआ मूलानुपाती, दिमाग में डालना। अब इसका मतलब जब तक नहीं जानोगे तब तक दिमाग के अंदर घुसेगा नहीं, सबसे बड़ी बात है, पर टाइप तो जान लो। तीसरा होगा संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और भी सब प्रकार इसके भी हैं, तो उन प्रकारों में हम नहीं जाएंगे, यहां पे जरूरत भी नहीं है। ठीक, सबसे पहला शब्द है अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र पहले बता रहे हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के अनुपात को सरल अनुपात में दर्शाना, उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मैं यहां पर लिख दूं, किसी यौगिक, अब यहां पर मेरे साथ भी लिख सकते हो या याद कर सकते हो, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित अवयवी, मतलब होता है उनके पार्ट्स। ठीक है, तो मैं अवयवी शब्द से लगा, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। अवयवी तत्वों का सरल अनुपात तो क्या लिखा? किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित अवयवी तत्वों का सरल अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र। क्या कहलाएगा बेटा? हाँ, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कैसे कर सकते हैं हम इन कामों को। उदाहरण यहां समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मेरे पास है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 का मूलानुपाती सूत्र। अब देखो, बेंजीन में अनुपात क्या है कार्बन का? कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 6। इसका सरल अनुपात क्या होगा? क्या कट सकता है क्या किसी नंबर से? कितना? 6 कम 6, 6 कम 6, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो क्या वैल्यू मिला हमको? 1 and 1। तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 में है। तो इस जगह पर जो लिखा गया है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। ठीक, क्लियर? आसान हो गया ना? मूलानुपाती सूत्र की जरूरत अणु सूत्र को ज्ञात करने के लिए होता है, याद रखना। तो क्या बोला मैंने यहां पर? याद रखना, सरल अनुपात या सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सरल अनुपात। ध्यान रखना, सरल अनुपात, तत्वों का सरल अनुपात। सिर्फ शब्द पे ध्यान देना, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पे काम का है वो याद रखें, फिर अपने आप परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या याद रखेंगे आप? सरल अनुपात। तो क्या बोलो? किसी यौगिक में उनके तत्वों को सरल अनुपात में प्रदर्शित करने, या तत्वों की संख्या को सरल अनुपात में प्रदर्शित करने, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। चलो मैं दूसरा बताता हूं। ग्लूकोज का, हाँ, ग्लूकोज का सूत्र तो जानते हो क्या? मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ना, ताकि आपको याद रहे। क्या है? C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? बोलो, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? बोलो। 1:2:1, यानी कि क्या होगा? CH2O। क्लियर? अब आसान हो गया। तीसरा,
वाटर, पानी का सूत्र जानते हो, का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? बोलो। 2:1, इससे ज्यादा कट ही नहीं सकता है, तो सेम सेम चीजें हो गई। हाँ, अब एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ गया तो वहां पे बच्चा लिख के नहीं आता, उल्टा सीधा लिख के आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ? काटना होता है यार, मैं काट देता हूं, छोड़ ना, कुछ भी लिख के आएगा वो, या फिर गलत कर गया छोड़ देगा। तो समझ में आ गई बातें? जिसका नहीं चेंज कर सकते उसको नहीं कर सकते। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ, बताए, C12H22O11। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? बोलो, सरल अनुपात क्या होगा? कटेगा कुछ? नहीं काट सकते ना, नहीं काट सकते तो क्या टेंशन है, लिख दो उतार के वही। तो इसका मूलानुपाती सूत्र C12H22, सॉरी मैंने 12 लिखना था, C12H22O11। क्लियर है ना? पांचवा, एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र किसको बोलते हैं बेटा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो इसी को बोलते हैं क्या, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम में कोई एक टुच्चा सा लिख देंगे समझ रहे हो ना, एक बस लिख के आ जाएंगे, यही तो करेंगे क्या? लेकिन आपकी समझ डेवलप तो हुई ना उससे। बताओ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद है ना? क्या है? CH3COOH। इसका अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र मतलब वास्तविक अनुपात को दर्शाना। तो C कितना है? 1 1 2 हो गया, C2। H कितना है? 4, H4। O कितना है? 2। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? 1:2:1, यानी कि CH2O। तो इसका मूलानुपाती सूत्र है CH2O। ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या है, मैं जो पढ़ाने वाला हूं मैं पहले बता चुका, वास्तविक अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र। तो चलिए मैं वही पढ़ाता हूं अब। तो सूत्रों के प्रकार को जानना जरूरी होता है। मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब देखते हैं दूसरा, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होगा जरा देखें तो क्या बोलूंगा, जैसे इसमें लिखे थे ना, तो यहां पे क्या लिखोगे? वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, वास्तविक अनुपात, बाकी सब वही रहेगा। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित अवयवी तत्वों का वास्तविक अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र। तो सिर्फ वास्तविक बस लिख दो ठीक है ना, बाकी आप लोग लिख लोगे। तो कुछ क्रिएटिविटी आपकी भी होनी चाहिए ना, तब तो मजा आएगा। कि ऐसे थोड़ी पढ़ लेता है कोई आदमी, आपका दिमाग चला तो मजा आएगा। फिर ऐसे में सबको रट्टा मारना शुरू कर देते फिर मजा नहीं आता है फिर। ठीक है, क्या लिखना है उसमें? अब बाकी सब कुछ कैसे बोलोगे? प्रदर्शित करने वाला अणुसूत्र कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। ठीक ठीक ठीक। तो मैं यहां पर एक शब्द बस लिख दे रहा हूं, चलेगा? इसके आगे आप लिखोगे अणुसूत्र, नहीं वास्तविक अनुपात, सॉरी वास्तविक अनुपात। और फिर उसके बाद आप लिखोगे। क्लियर? और यहां पर मूलानुपाती सूत्र मत देखना, सर ने इतने कोई चेंज करने के लिए बोले, ये मत बोलिएगा चेंज उसको भी करना है, ठीक है? नहीं, वो रट्टू तोता वो होता है अक्सर। उदाहरण दूं? उदाहरण पहला, चलो, एसिटिक एसिड, मजा आ रहा है नहीं? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH का अणुसूत्र क्या होगा? C कितना है? हाँ ऐसे लिखना है ना, जैसे ये लिखा है बहुत सही तरीके से लिखा है, लेकिन हम उसको अब
उससे देखो ऐसे लिखा तो पता चलता है कि भाई कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन H, ऐसा दिखता है। लेकिन उसमें नहीं दिखेगा ऐसा, कहाँ कहाँ पे है, भले पता तो होना चाहिए ना अणुसूत्र क्या, अणुसूत्र ये है। तो क्या C2H4O2 है ना। बेंजीन का, बेंजीन क्या है, C6H6। ये जानते हो, आपके दिमाग में चल रहा है ये, आप एग्जाम में जब जाओगे ना तो ऐसे मत लिखना, ये वाले पॉइंट्स को मत लिखना, ये वाले सीधा एसिडिक एसिड का अणुसूत्र डायरेक्ट लिखना, बेंजीन का अणुसूत्र डायरेक्ट लिखना, ठीक है। यहां पे हमने आपको संकेत इसलिए दिया है कि आप वहां पर जो लिखोगे वो बता सकते हो, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे थे बेटा, देखो एसिटिक एसिड का अणुसूत्र तो ये है, पर ये कौन सा सूत्र है, किस टाइप का लिखे हैं, वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं उसके लिए, ठीक है। यहां पर देखिए, तो एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र क्या था, CH2O था, अणुसूत्र C2H4O2 है। इसका अणुसूत्र बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ जी, इसका वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, C6H6, ठीक है। तीसरा यूरिया का बताओ, यूरिया का फॉर्मूला जान लो, NH2CONH2, ठीक है। तो का अणुसूत्र क्या होगा, बोलो बेटा। N क्यों होगा, N कितना है, N2, H कितना है 4, C 1 है, O 1 है। अब तो समझ में आ गया, अणुसूत्र का मतलब समझ में आ गया है ना। चलिए का तौर दे देता हूं, इथाइल अल्कोहल C2H4 नहीं, C2H55 होगा, OH का अणुसूत्र क्या होगा बताओ। हाँ, C2H6O। हम आज की क्लास तो यहीं पे रोकेंगे, फिर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या चीज, संरचना सूत्र, लाइन स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र में संबंध क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में जाने से पहले आज की क्लास को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना और प्रतिशत संगठन निकाल लेना। और जो आपने आज क्या किया आपको पता है, आपने प्रतिशत संगठन निकाला ना, निकाला ना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मजेदार बात बता रहा हूं कि किसी का मैं प्रतिशत बताऊंगा ना, उसे सूत्र बना सकोगे। आज क्या किए थे, सूत्र से प्रतिशत निकाले थे ना, फिर अगले क्लास में प्रतिशत से सूत्र बनाना, और यही आपके टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और वही एग्जाम में आपके पास आता है, लेकिन ये सब जानना जरूरी था, ये भी आ सकता है। और अच्छा, आप ये बात याद रखना, पूरा पढ़ना पड़ेगा बट छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ सकते, नहीं। चलो ठीक है, आज की क्लास में आप करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। आज अटेंडेंस पूरा है तो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थैंक यू।